बच्चों, आज हम पढ़ेंगे वाक्य विचार। वाक्य क्या होते हैं, किसे कहते हैं वाक्य। तो देखिए, वर्णों से मिलकर शब्द बनते हैं, शब्दों से मिलकर वाक्य बनते हैं। लेकिन कैसे शब्दों से वाक्य बनते हैं, यहाँ पर देखिए आप। यहाँ पर हमारे पास कितने शब्द हैं? यज्ञ, किया, ने, राम। यज्ञ किया ने राम। रमन है, रहा, खेल। रमन है, रहा, खेल। यज्ञ किया ने राम, रमन है, रहा, खेल। हमने इन दूर दूर किए हुए वाक्यों को 1 2 3 4 इन वाक्यों को पास पास करके एक वाक्य बना दिया है। इन शब्दों को दूसरे दूर दूर जो दूसरे लाइन के जो शब्द हैं, रमन है, रहा, खेल, पास पास किया और एक वाक्य बना दिया, रमन है, रहा, खेल। देखिए, बन तो गए ये वाक्य, क्योंकि हमने बताया आपको कि शब्दों के मेल से बनते हैं वाक्य। लेकिन इनको हम व्याकरण में वाक्य नहीं कह सकते, क्योंकि ये व्यवस्थित नहीं है और एक सीक्वेंस में नहीं है। ये इन शब्दों का क्रम सही नहीं है, ये निरर्थक है और निरर्थक शब्दों के क्रम को हम वाक्य नहीं कह सकते। लेकिन जब हम इन शब्दों को ऐसे मिलाएंगे, राम ने यज्ञ किया, तो ये एक सार्थक वाक्य बन गया। रमन खेल रहा है, तो रमन खेल रहा है, ये एक सार्थक वाक्य बना। इसका मीनिंग निकल रहा है, स्पष्ट हो रहा है कि रमन खेल रहा है। तो ये हमारे वाक्य हैं। अब हम समझ गए कि वाक्य हम किसको कहते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि वाक्य वास्तव में कहते किसे हैं, वाक्य की परिभाषा क्या है। तो देखिए, शब्दों का वह समूह जो व्याकरणिक नियमों के अनुसार व्यवस्थित और सार्थक हो और अपना पूर्ण आशय प्रकट करने में समर्थ हो, उसे वाक्य कहते हैं। जैसे राम ने यज्ञ किया, रमन खेल रहा है। तो इसमें शब्दों का समूह भी है, लेकिन व्याकरण के नियमों से बंधा हुआ है। इसमें सबसे पहले कर्ता है, फिर कारक चिन्ह है, फिर उसका कर्म है, फिर उसका क्रिया है। इसे हम व्याकरण के नियम कहते हैं कि पहले क्या आएगा, उसके बाद क्या आएगा और उसके बाद क्या आएगा। इस तरह से उसको व्यवस्थित रखने को हम व्याकरणिक नियम कहते हैं। और फिर उन शब्दों को व्याकरण के नियमों के अनुसार रखने के बाद हमें ये भी देखना है कि उनका कोई न कोई अर्थ निकल रहा हो, और इस ढंग से अर्थ निकल रहा हो कि दूसरा उसके आशय को, उसके अर्थ को अपने पूरी तरह से समझ सकें। वाक्य को पढ़कर ऐसा ना लगे कि कुछ अधूरा रह गया है, अपूर्ण सा है, ये नहीं होना चाहिए। तो जहाँ पर शब्दों का समूह व्याकरण के नियमों में बंधा होगा, उसका कोई ना कोई अर्थ होगा, दूसरा उसके अर्थ को, उसके मीनिंग को, उसके आशय को अच्छी तरह से समझने में समर्थ होंगे, वो वास्तव में वाक्य कहलाता है। वाक्य के अनिवार्य तत्व। अब हम बात करेंगे वाक्य के अनिवार्य तत्वों के बारे में, कि वाक्य में कौन से ऐसे तत्व हैं जो उन वाक्यों को सार्थक बनाते हैं और सिद्ध करते हैं कि ये व्याकरण के नियमों से बंधे हुए सही वाक्य हैं। तो सबसे पहला तत्व है इसमें सार्थकता। नंबर 2 योग्यता। नंबर 3 आकांक्षा या पूर्णता। नंबर 4 निकटता, जिसे अविच्छिन्नता भी कहते हैं। नंबर 5 पदक्रम। नंबर 6 अन्वय। अन्वय को मेल भी बोलते हैं। तो जिस वाक्य में ये 6 तत्व होंगे, वही वाक्य वास्तव में वाक्य कहलाने के योग्य होगा। उसको ही हम व्याकरण में वाक्य कह सकते हैं। पहला तत्व है वाक्य का सार्थकता। सार्थकता से ही आप समझ गए होंगे, इसका मीनिंग है
कि जिसमें कोई ना कोई अर्थ हो, सही अर्थ होना चाहिए। तो देखिए, प्रत्येक वाक्य का कोई ना कोई अर्थ अवश्य होता है, इसलिए वाक्य में सार्थक शब्दों का ही प्रयोग होना चाहिए। निरर्थक शब्दों का प्रयोग वाक्य में नहीं होता, और अगर होता भी है तो उसका प्रयोग ऐसा होना चाहिए, ऐसे अर्थपूर्ण ढंग से होना चाहिए कि वो भी सार्थक बन जाए। जैसे एक शब्द है खटखटा। खटखटा वास्तव में एक निरर्थक शब्द है, अपने आप में खटखटा का कोई मीनिंग नहीं है, लेकिन जब हम इसको वाक्य में ऐसे प्रयोग करते हैं कि कोई दरवाज़ा खटखटा रहा है, या अरे दरवाज़ा कौन खटखटा रहा है, देखो तो कोई दरवाज़ा खटखटा रहा है, तो इस वाक्य में ये खटखटा शब्द जो है सार्थक बन गया है, इसका सार्थक प्रयोग हुआ है। तो वाक्य में हर शब्द का प्रयोग होना चाहिए, और ऐसे शब्द का प्रयोग होना चाहिए जिसका कोई ना कोई अर्थ निकलता हो। दूसरी बात है योग्यता। वाक्य में जो शब्द प्रयोग किए जा रहे हैं वो योग्य भी होने चाहिए। उन शब्दों में बात के प्रसंग के अनुसार अर्थ को प्रकट करने की योग्यता भी होनी चाहिए, कि वाक्य में प्रयोग किए गए शब्दों में प्रसंग के अनुसार अर्थ प्रकट करने की योग्यता होनी चाहिए। जैसे हमने कहा चाय खाई। अब ये वाक्य वास्तव में वाक्य नहीं माना जा सकता। क्यों? क्योंकि चाय खाई नहीं जाती, बल्कि चाय पी जाती है। ऐसे ही कोई कह दे मैं रोटी नहीं खाया हूँ, तो मैं रोटी नहीं खाया हूँ ये कोई वाक्य नहीं है, मैंने रोटी नहीं खाई है। तो ये हमारे ऐसे वाक्य जिनमें योग्यता होनी चाहिए वाक्य के प्रसंग के अर्थ को पूर्ण करने की, उसे हम कहते हैं योग्यता। नंबर 3 आया हमारा आकांक्षा या पूर्णता। वाक्य का तीसरा तत्व है आकांक्षा या पूर्णता। अब आकांक्षा का अर्थ होता है इच्छा, ठीक है। वाक्य अपने आप में पूर्ण होना चाहिए। उसको सुनने के बाद कुछ भी पूछने की या जानने की इच्छा शेष ना रहे। यानी हमने कोई वाक्य कहा और जिसने उस वाक्य को सुना, तो उसको सुनने के बाद ऐसा नहीं होना चाहिए कि अरे ये कुछ अधूरा सा लग रहा है। वाक्य जो है वो पूर्ण हो जाना चाहिए, उसका अर्थ पूर्ण प्रकट होना चाहिए, दूसरे को समझ में आना चाहिए कि ये बात पूरी हो चुकी है, इसके बाद और भी कुछ कहने के लिए नहीं है। किसी ऐसे शब्द की कमी नहीं होनी चाहिए इसमें जिसमें अर्थ की अभिव्यक्ति अधूरी या अपूर्ण लगे। जैसे पत्र लिखता है, हमने एक वाक्य बोला पत्र लिखता है, शब्दों का मेल है, इसमें शब्दों का मेल वाक्य बनाता है। पत्र लिखता है सार्थक वाक्य है, लेकिन अपूर्ण है। पत्र लिखता है और लिखता है, ये दोनों ही अपूर्ण वाक्य हैं। अब पत्र लिखता है वाक्य को पढ़ करके हमारे मन में एक प्रश्न उठेगा कि कौन लिखता है, ठीक है। और सिर्फ अगर लिखता है होता है तो उसमें भी एक मन में प्रश्न उठता है कि कौन लिखता है और क्या लिखता है। तो पूर्ण वाक्य बनेगा रोहन पत्र लिखता है। इस वाक्य को पढ़ करके, इस पूर्ण वाक्य को पढ़ करके मन में कोई भी प्रश्न नहीं उठता। मन में जो इच्छा होती है वाक्य का अर्थ समझने की, जानने की, वो इच्छा भी पूरी हो जाती है कि पता चल रहा है कि पत्र कौन लिख रहा है, या लिखने का जो काम हो रहा है वो कौन कर रहा है और क्या कर रहा है, ठीक है। अब है नंबर 4 निकटता या अविच्छिन्नता। अविच्छिन्नता का मतलब क्या होता है? छिन्न भिन्न नहीं हो, जो दूर दूर ना हो, जो निकटता पास पास, यानी कि वाक्यों को, शब्दों को वाक्य में पास पास ही रखना चाहिए। अगर हम शब्दों को दूर दूर रखेंगे तो पढ़ने में भी रुकावट आएगी और वो पढ़े भी वैसे ही जाएंगे। पूर्ण अर्थ जानने या समझने के लिए वाक्य के शब्दों में परस्पर निकटता या अविच्छिन्नता होनी चाहिए। रुक रुक कर बोलने से या लिखने से वाक्य का प्रवाह समाप्त हो जाता है और
प्रभाव भी समाप्त हो जाता है। प्रवाह का मतलब होता है कि रुकावट आ जाती है, समझ में भी नहीं आता और सुनने में भी अच्छा नहीं लगता, और उसका प्रभाव भी समाप्त हो जाता है। प्रवाह के साथ साथ प्रभाव भी समाप्त हो जाता है। जैसे रोहन पत्र लिखता है, चौथा तत्व है ये अविच्छिन्नता। अब देखो ये इसमें विच्छिन्नता है, दूर दूर है ये लिखा हुआ, तो हम जब लिखा है ऐसा तो हम पढ़ेंगे भी ऐसे ही। और जैसे कोई बच्चा नया नया पढ़ना सीखता है तो ऐसे ही पढ़ता है वो, रोहन पत्र लिखता है। लेकिन अगर हम इन शब्दों को पास पास निकट रख देंगे, निकटता होनी चाहिए, वाक्य का चौथा तत्व है ना कि निकटता होनी चाहिए, तो हम इसको ऐसे पढ़ेंगे, रोहन पत्र लिखता है। तो ये वाक्य पढ़ने में भी सुंदर लग रहा है, सुनने में भी सुंदर लग रहा है और बोलने में भी सुंदर लग रहा है। तो वाक्यों में ये अविच्छिन्नता और शब्दों की निकटता होना जरूरी है। इसका पांचवा तत्व है पद क्रम, यानी पदों का क्रम। वाक्य में शब्द ही पद बन जाता है। जब शब्दों को हम वाक्य में प्रयोग करते हैं तो वही शब्द स्वतंत्र न रह करके पद कहलाता है, क्योंकि वाक्य में प्रयोग हो चुका है वो। तो वाक्य में शब्दों के यथास्थान उचित प्रयोग को पदक्रम कहते हैं। यथास्थान का मतलब सही स्थान पर रखना, शब्दों को नियत स्थान पर रखना, उसका नियत स्थान पर प्रयोग करना ही पदक्रम कहलाता है। व्याकरण के नियमों के अनुसार पदों का या शब्दों का वाक्य में उचित एवं निश्चित स्थान होना चाहिए। कर्ता कहाँ आएगा, कर्म कहाँ आएगा, क्रिया कहाँ आएगी, ये सब निश्चित होना चाहिए। ऐसा न करने पर उसका आशय स्पष्ट नहीं होता और उसे वाक्य भी नहीं माना जा सकता। अब यहाँ पर है जैसे सुहावनी है रात होती चांदनी, कितना अजीब सा लग रहा है, सुहावनी है रात होती चांदनी। तो यहाँ पर विशेषण कहीं है, कर्ता कहीं है, क्रिया कहीं हो रही है। ये एक पदों का जो क्रम है इसमें सही नहीं है। तो इसमें सबसे पहले चांदनी रात सुहावनी होती है, यानी चांदनी रात क्या है, ये कर्ता है, ये सुहावनी उसका विशेषण है और होती है उसकी क्रिया है। तो इनको पदों का क्रम बिल्कुल सही और व्यवस्थित रूप से लगाया गया है, जो बोलने में भी सुंदर लग रहा है, सुनने में भी सुंदर लग रहा है और लिखने में भी सुंदर ही लगेगा। अब है इसका छठा तत्व अन्वय या मेल। अन्वय को ही मेल कहते हैं। अन्वय का अर्थ है मेल। वाक्य में लिंग, वचन, पुरुष, काल, कारक आदि का क्रिया के साथ सही मेल होना चाहिए, कि वचन कोई और हो, लिंग कोई और हो, काल कोई और हो, कारक कोई और हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे बालक और बालिकाएं कल घूमने जाएंगी, ये गलत है। कैसे, इनका जो अन्वय है वो सही नहीं हो रखा। बालक और बालिकाएं कल घूमने जाएंगे, बाकी तो सही था, लेकिन जाएंगी क्रिया सही नहीं है। ये बालक और बालिकाएं बहुवचन है, तो ये जाएंगे यहाँ पर सही होगा। तो वाक्य के अंदर शब्दों का मेल भी लिंग, वचन, पुरुष, काल, कारक आदि के साथ सही ढंग से होना चाहिए, तभी वो वाक्य सार्थक वाक्य बनेगा। आशा करती हूँ तुम्हें वाक्य की परिभाषा और वाक्य के तत्व अच्छी तरह से अब समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।